हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेट पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। चलिए इनसे जुड़े हुए जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट है, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। कह रहा है मुगलों के जितने प्रांत थे लगभग संपूर्ण भारत पर उनका राज था। तो उन राज्यों में सबसे संपन्न आर्थिक दृष्टि से कहिए तो वो बंगाल ही था। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शिद कुली खां ने स्वतंत्र बंगाल राज्य का स्थापना करता है, मुगलों से संबंध विच्छेद करके। लेकिन स्वतंत्र राज्य होने के बावजूद भी उसने अपना संबंध मुगलों से बनाए रखा और इसी के संदर्भ में वह बंगाल का शासक होने के नाते बंगाल से राजस्व यानी टैक्स मुगल को भेजा करता था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी जो पहले ढाका थी वहां से उसने क्या किया, मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करता है, जो उस समय भागीरथी के तट पर स्थित था मुर्शिदाबाद। और इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की, यानी मुर्शिद कुली खां ही इजारेदारी प्रथा की प्रारंभ भी करता है बंगाल में, याद रखेंगे। तथा कृषकों को तकावी ऋण प्रदान किया और इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किया मुर्शिद कुली खां और कृषक को अग्रिम ऋण यानी कृषि फसल होने से पहले अच्छे कृषि उत्पादन के लिए किसानों की सहायता के लिए उनको कृषि ऋण राजा के द्वारा दिया जाता था, बादशाह के द्वारा दिया जाता था, ताकि किसान आसानी से अच्छे तरीके से कृषि कर सके। और उस ऋण का नाम था तकावी ऋण। और जब मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है तो उन्हीं का जो दामाद था जिसका नाम शुजाउद्दीन था वह उनका उत्तराधिकारी बनता है, शासक बनता है। 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। 1740 में गिरिया का युद्ध होता है और उसमें सरफराज को मारा जाता है। वह सरफराज मारा जाता है अलीवर्दी खां के द्वारा और वह अब अलीवर्दी खां बंगाल का शासक बनता है। लेकिन कहा इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। अलीवर्दी खां जब शासक बनता है तो उनके जो पहले के शासक थे बंगाल के पूर्व के शासक, वो सभी मुगल को टैक्स भेजते थे, राजस्व देते थे। लेकिन अलीवर्दी खां ने क्या किया, कहा कि हम टैक्स नहीं देंगे, राजस्व नहीं भेजेंगे। तो इसने टैक्स देना बंद कर दिया। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, मुगल और बंगाल के शासक के बीच संबंध थोड़ा कटुतापूर्ण होता चला गया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। लेकिन जब अलीवर्दी खां टैक्स देना मुगल को बंद कर दिया तो वो टैक्स अब उनकी बचत में चेंज हो गया और उसी बचत के कारण बंगाल और ज़्यादा समृद्ध हो गया और ज़्यादा अमीर स्टेट बन गया। और इसी के कारण उस समय बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। और अलीवर्दी खां की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका उत्तराधिकारी बनता है सिराजुद्दौला, और जो अलीवर्दी खां का दामाद था। अब चलिए कुछ शासक जो बंगाल के थे उनसे जुड़े हुए तथ्य हैं उनको देखते हैं। पहला जो बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खां और इसका कार्यकाल है 1713 से लेकर 1727। दूसरा है शुजाउद्दीन, कार्यकाल है 1727 से लेकर 1739। तीसरा है सरफराज खां 1739 से लेकर 1740। चौथा है अलीवर्दी खां 1740 से लेकर 1756। पाँचवा है सिराजुद्दौला 1756 से 1757। छठा है मीर जाफर 1757 से लेकर 1760। सातवां है मीर कासिम 1760 से लेकर 1763। और आठवां है मीर जाफर 1763 से लेकर 1765। नौवां है निजाम उद्दौला 1765 से लेकर 1766। और 10वां है सैफ उद्दौला, इसका शासनकाल है 1766 से लेकर 1770। और 11वां है मुबारक उद्दौला, इसका शासनकाल है 1770 से लेकर 1775 ईस्वी। तो ये जो बंगाल के जितने नवाब है सीक्वेंस में नाम दिए गए हैं, इन तथ्यों को याद कर लेंगे, क्रम वाइज पूछ लिए जाते हैं।
20 जून 1756 ईस्वी को काली कोठरी की त्रासदी यानी काली कोठरी की घटना होती है, जिसे ब्लैक हॉल ट्रेजेडी भी कहा गया है। और इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार, यानी इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल थे, उसके अनुसार कह रहा है कि नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर देता है सिराजुद्दौला। अगले दिन सुबह जब वह जाता है, कोठरी को खोलता है, तो 146 में से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे, बाकी सब मर गए। तो यानी 123 मर गए। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कितने मरे थे, तो 123 मरे थे। बच कितने गए, तो 23 जिंदा बच गए। बंद किसने किया था, तो सिराजुद्दौला। इस घटना का नाम क्या है, ब्लैक होल ट्रेजेडी, काली कोठरी की घटना, काली कोठरी की त्रासदी। ध्यान रखेंगे। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। इसी युद्ध से भारत में अंग्रेजों की आधिपत्य स्थापित हो जाती है, पलासी के युद्ध से। तो पलासी के युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को होता है। अंग्रेज के सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब उस समय था सिराजुद्दौला, दोनों के बीच होता है, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। देखिए, इस घटना में यह हुआ था कि पलासी की लड़ाई शुरू होने से पहले रॉबर्ट क्लाइव ने गुपचुप तरीके से जो सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, उनसे एक जुगलबंदी करता है, कंडीशनल बातें करती है और कहता है कि हम बंगाल के नवाब से युद्ध लड़ने वाले हैं और उस युद्ध में आप कुछ नहीं करेंगे, आप ओनली एक दर्शक के रूप में देखेंगे और जिससे मैं वह युद्ध जीत जाऊंगा, और यदि मैं युद्ध जीतता हूं तो मैं आपको यानी मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाऊंगा। अब मीर जाफर इस पर सहमत हो जाता है। वो अपने जो मुखिया होते हैं उनके सिराजुद्दौला शासक, उनके साथ धोखाधड़ी करता है। और जब ये जुगलबंदी रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर के बीच जब हो जाती है, तो उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, अचानक बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे उनके सामने घोषणा करता है कि हम आपसे युद्ध लड़ना चाहते हैं। और वो दिन फिक्स होता है 23 जून 1757। ये बहुत कम समय में ये युद्ध लड़ा गया था, यानी इसकी लंबी डेट नहीं दी गई थी। अब नवाब की प्रतिष्ठा की बात होती है, नवाब तैयार हो जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए। नवाब बहुत सर्वसाधारण रूप से इस युद्ध को लेता है कि हम आसानी से अंग्रेज को हरा देंगे, लेकिन अंग्रेज तो इसके लिए बहुत परिपूर्ण तैयारी कर रखा था। अब 23 जून 1757 ईस्वी को दोनों मैदान में आमने सामने होते हैं, प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। और उस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की सेना की संख्या कम होती है, लेकिन उसमें कुशलता बहुत ज़्यादा होती है, जबकि सिराजुद्दौला जो नवाब थे उनकी सेना की संख्या बहुत होती है, कुशलता की कमी होती है। और दूसरी तरफ जो सेनापति मीर जाफर थे वो मात्र एक दर्शक के रूप में खड़े रहे। वो कोई डायरेक्शन नहीं दिया सेना को किधर से आक्रमण करना है, कैसे मारना है, जिसके कारण नवाब की सेना हार जाती है। बाद में क्लाइव सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है और उसके बाद बंगाल का वो नवाब बनता है। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, मीर जाफर को पहले की शर्तों के अकॉर्डिंग उनको बंगाल का नवाब बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पलासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मादन के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मादन लड़ते हुए मारा गया। पलासी भागीरथी के किनारे है। पलासी का जो जगह है वो भागीरथी नदी के किनारे था। तो पलासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तो भागीरथी नदी के किनारे, याद रखेंगे। लेकिन पलासी की लड़ाई में मीर जाफर तो साथ नहीं दिया, लेकिन मोहनलाल एवं मीर मादन के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब की वफादार बनी रही। इनके नेतृत्व में जो छोटी सी टुकड़ी थी सेना की वो इनका वफादार बने, लेकिन मीर मादन जो था सेनापति वो भी मारा गया। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब यानी कठपुतली बन जाता है मीर जाफर, जो अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। अब क्या होता है, पलासी युद्ध के बाद मीर जाफर को तो बंगाल का नवाब बना देता है रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन उसके बाद क्या करता है कि मीर जाफर से बहुत सारे धन समय समय पर वो ऐंठते रहता है और वो धन यहाँ से उठा करके ब्रिटेन ले जाता है। जब मीर जाफर नवाब रहता है तो नवाब की कोष खाली हो जाता है, तो मीर जाफर आनाकानी करने लगता है कि पैसे नहीं है। तो इससे तंग आकर के अंग्रेज यानी रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, उनको नवाब के पद पर से हटा देता है और उनके जो दामाद थे मीर कासिम उनको नवाब बना देता। मीर कासिम अपने ससुर जी मीर जाफर जो थे उनसे ज़्यादा चतुर थे। उसने अंग्रेज़ों की रणनीति को बहुत अच्छी तरह समझ लिया। इस समझने के बाद मीर कासिम क्या करता है कि अपनी राजधानी जो उस समय मुर्शिदाबाद हुआ करती थी वहाँ से वो ट्रांसफ़र करके मुंगेर
जो मुगदलपुर कहा जाता है स्थानांतरित कर देता है। बिहार के क्षेत्रों में जो मुंगेर है वहाँ ले आता है, ताकि राजधानी के क्षेत्रों में राजा की रेसिडेंस में अंग्रेजों का हस्तक्षेप कम से कम हो और नवाब के द्वारा जो कोई विचार विमर्श होता है, कोई रणनीति बनती है, तो उसकी सूचना अंग्रेजों को न पता चले, इसलिए ऐसा करता है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल की राजधानी का क्रम है, अब चलिए देख लेते हैं। बंगाल की राजधानी का क्रम है, पहले तो बंगाल की राजधानी ढाका थी, बाद में मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर हो गया। तो ढाका से मुर्शिदाबाद किसने लाया और मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने लाया, ये याद रखेंगे। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो थे। अब देखिए क्या होता है, जब मीर कासिम नवाब बनता है तो मीर कासिम को भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, लेकिन मीर कासिम अंग्रेजों की चाल को समझ लेता है। और जब अंग्रेज की चाल को मीर कासिम समझ लेता है तो अंग्रेज क्या करते हैं, शक की दृष्टि से इनको देखने लगते हैं। बाद में मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को वो बंगाल का नवाब फिर पुनः बना देता है। और जब मीर जाफर को नवाब बनाता है तो मीर कासिम क्या करता है, अवध के नवाब जो उस समय थे शुजाउद्दौला, उनके साथ, और उस समय मुगल शासक था जो दिल्ली से शासन करता था, उसका नाम था शाह आलम द्वितीय, याद रखेंगे। ये तीनों मिलकर के एक त्रिगुट का निर्माण करता है और ये त्रिगुट इसलिए बनाता है कि ताकि अंग्रेजों को अंग्रेज से युद्ध लड़ें और युद्ध में उसको हरा करके भारत से बाहर करें। और ये युद्ध बक्सर का युद्ध कहलाता है, जो 1764 ईस्वी में होता है। एक तरफ से अंग्रेज अकेला होता है और दूसरी तरफ से मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था पहले वो था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, इन तीनों एक साथ होते हैं, युद्ध लड़ता है 1764 में बक्सर में। इस युद्ध में बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेज ये तीनों को हरा देता है और जीत जाता है। और बक्सर के युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज वास्तविक रूप से बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करता है। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पूर्ण नियंत्रण बंगाल पर अंग्रेज ने किस युद्ध के बाद किया, तो बक्सर के युद्ध के बाद। और ये याद रखेंगे कि बक्सर के युद्ध में जब अंग्रेजी सेना लड़ती है तो हेक्टर मुनरो उनका सेनापति होता है, जो कि बहुत कुशल सेनापति था। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद